Hi, good morning to you all. I hope you all are doing well. Good. Okay, so today we are going to start our next part from prokaryotic cells to the eukaryotic cells. I hope आप लोगों को स्टार्टिंग का इनिशियल समझ में आ गई होगी कि बेटा सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है एंड ऑल दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ. और हाँ, आपकी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? यू विल टेल मी हिज द आंसर. अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. अब देखो, प्रोकैरियोटिक जो होती है इसका खुद में पहले मीनिंग होता है. प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो सबसे पहले बनी होगी न्यूक्लियस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? तो बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में एंड पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. उसके लिए जनरली कैसे होते हैं? छोटे साइज के होते हैं और ये खुद को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं रैपिडली एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब सोचो इनकी सेल डिवीजन जो है वो ज़्यादा, मतलब एज फास्टर एज कंपेयर टू आर यूकैरियोटिक सेल्स. और ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ और शेप में दोनों में ही आपके वैरी करते हैं. इनके 4 बेसिक शेप्स होते हैं आपके बैक्टीरिया में. ये भी आपने पहले ही देख लिया है. किसमें? जब आप क्या पढ़ रहे थे? किंगडम मोनेरा. तो कैसे शेप्स होते हैं? बैसिलस जैसे रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम दैट इज स्पाइरल शेप्ड. और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल की वो क्या होती है? फंडामेंटली वो सिमिलर होती है किसके साथ? प्रोकैरियोट्स, जो कि आपके वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस को शो करते हैं. कमिंग फॉरवर्ड. तो बेटा इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि जितने भी आपके क्या है प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एक सेल वॉल होती है जो कि सराउंड करती है किसको? सेल मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के केस में. उसके साथ इनके सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगी. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है आपको प्रोकैरियोट्स की. जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं बेसिकली इसमें नेकेड होते हैं, मतलब कि इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे. और अगर देखा जाए तो इसके पास एक एडिशनल जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर में लोकेटेड होती है. और ये क्या होती है? या तो वो सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होती है. और बहुत सारे बैक्टीरिया में यही स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो होती है जीनोमिक डीएनए से बाहर प्रेजेंट होती है. और यही स्मॉल जो डीएनए पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है? वी कॉल इट प्लाज्मिड्स. और ये प्लाज्मिड डीएनए जो होती है कुछ इनके पास यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लाज्मिड वायरसेस के पास नहीं होगा, प्लाज्मिड ह्यूमंस के पास नहीं होगा, प्लाज्मिड प्लांट्स के पास नहीं होगा, बट प्लाज्मिड किसके पास होगा? दिस इज अ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जीनोमिक डीएनए कह सकते हैं, बट न्यूक्लियस इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये इंडिपेंडेंटली रहता है. ठीक है. और इसके पास एक कैरेक्टर भी होती है जो कि रेसिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक्स से, वो जो हमारे प्लाज्मिड डीएनए होते हैं. हायर क्लासेस में आप प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ करोगे, कैसे ये हमारा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है विथ फॉरेन डीएनए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगी? यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगी. कोई ऑर्गेनल्स नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि आपके यूकैरियोट्स में होता है. बट हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम्स. और यूकैरियोट्स में भी और कोई ऑर्गेनल्स नहीं होंगे. प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? कुछ यूनिक आपके फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोजोम, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके प्रोकैरियोट्स का. और ये ज़्यादातर मतलब जो मीजोजोम्स बनते कैसे हैं? तो दे आर द सेल मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही क्या करता है? खुद को इस तरीके से फोल्डिंग्स इसकी बन जाती है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन शो किया गया है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल एंड एक टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ एंड वायरसेस. अब देखो जितना एक यूकैरियोटिक सेल में जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स दिखाए जा रहे हैं, सेल के अंदर का एक पार्ट दिखाया जा रहा है, क्या एक बैक्टीरिया में है? क्या एक वायरस में उसको दिखाया गया है? या फिर पीपीएलओ दैट मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म? नहीं है ना. एंड देयर साइज इज ऑल्सो वेरी मिनिमल एज कम्पेयर टू आर यूकैरियोट्स. अब देखो, तो ये हमारा क्या है? प्रोकैरियोट्स का ही सेल इन्वेलप और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई है उसके बारे में बात करते हैं. तो ज़्यादातर जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स है पर्टिकुलरली हमारे किस में? बैक्टीरियल सेल्स में, मतलब यही इसी में प्रेजेंट होते हैं. इनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है.
और ये जो सेल इन्वेलप होती है, इसमें बहुत ही टाइटली बाउंड आपके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 3 लेयर स्ट्रक्चर रहते हैं इस सेल इन्वेलप में, जो कि सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, देन फिर आपके फॉलोड बाय द सेल वॉल, एंड देन आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सबसे बाहर का लेयर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सारी जितनी भी लेयर है, ये क्या करती है, आपकी अलग अलग इसके डिस्टिंक्ट फंक्शंस है, और ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, मतलब तीनों मिल करके प्रोटेक्शन का काम करती है। और बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में, जो कि इसके डिफरेंसेस हो जाते हैं सेल इन्वेलप्स पे, उसके बेस पे। जैसे कि मतलब एक स्टेनिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि केमिकल से जब बैक्टीरिया की स्टेनिंग की जाती है, तो अगर स्टेन में कुछ कलर आया, दैट इज ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर वो कलर नहीं आया, कलर शो नहीं किया, दैट मीन्स कि एकदम वाइट ही है, दैट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ज़्यादातर वो किसके साथ रिएक्ट करती है, तो हमारे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के साथ ही वो रिएक्ट करके वो कलर को शो करती है। अगर उसमें कलर आ गया तो डेट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव, एंड अगर उसमें नहीं आती है तो वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज उन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पे हम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लैब एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया को इस तरीके से बांटा गया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही ज़्यादातर अमाउंट देखा जाता है कि अगर इसका क्या कहते हैं, उसके सेल वॉल के अपर मेम्ब्रेन में अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो दैट विल गिव यू द कलर, और बहुत ही मिनिमल प्रेजेंट होता है तो दे डोंट गिव यू द कलर। ओके, अब क्या ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, तो उसकी कंपोजिशन भी डिफर करती है, साथ ही साथ थिकनेस भी, मतलब उसका मोटापा भी डिफरेंट बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। ये लूज शीथ के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। कुछ में ये थिक और टफ भी हो सकता है, जैसे कि कैप्सूल्स में। और सेल वॉल जो क्या करती है, बैक्टीरिया के शेप को, मतलब सेल के शेप को डिटरमाइन करती है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है बैक्टीरिया को कि वो प्रिवेंट करे, वो बर्स्ट नहीं करे और कोलैप्स नहीं कर पाए। तो इसलिए सेल वॉल का ये फंक्शन है। आपके ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन दे दिया गया है, देखो ये 3 लाइन में आपके ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन है, ये 2 लाइन में आपके सेल वॉल का फंक्शन दे दिया गया है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की रहती है, और वो इंटरैक्ट करती है हमारे बाहर की वॉल से, मतलब कुछ उसको अंदर लेना है टू गेट, मतलब क्या इसको क्या बोलते हैं आपको, इनफ्लक्स और रिफ्लक्स में वो हेल्प करते हैं, है ना, और ट्रांसपोर्ट मीडियम। और ये मेम्ब्रेन जो होती है सिमिलर स्ट्रक्चर होती है किसके, यूकैरियोट्स के। कुछ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मीजोसोम्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से बने रहते हैं, और ये यही एक्सटेंशंस क्या कहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, तो फॉर्म ऑफ कुछ वेसिकल्स भी रहते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, लेमेला के फॉर्म में रहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसको, सेल वॉल, एंड दे विल हेल्प यू इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। डीएनए को रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आपके डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब खुद को डिवाइड करने में। तो यहाँ पे जो आपके कह सकते हैं, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और सेल डिवीजन हो रही है, वो किसके हेल्प से हो रही है, तो डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। उसके साथ और भी क्या हेल्प करते हैं ये, तो हमारे, या फिर इंक्लूजन बॉडीज़ ही डायरेक्ट बोल दोगे ना, तो उसमें सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे आपके, रेस्पिरेशन के लिए, सिक्रीशन प्रोसेस के लिए, और साथ ही साथ आपकी सरफेस एरिया को भी बढ़ाने के लिए, किसकी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को, और इंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए, मतलब आपकी इंजाइमेटिक एक्शन जो है एक सेल में पर्टिकुलरली अच्छे से हो पाए। अब देखो कुछ हमारे जो प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनके पास और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहती है, जो कि उसको कलर प्रोवाइड करती है। और आगे देखा जाए तो बेटा बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या होती है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस रहती है, कहाँ से, तो फ्रॉम देयर सेल वॉल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। दिस है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें आपको क्या होंगे, बहुत सारे नंबर और अरेंजमेंट दिखेंगे फ्लैजिला के। बैक्टीरियल फ्लैजिला हमारे किस चीज़ से बने होते हैं, तो 3 पार्ट से बने होते हैं। एक होता है फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, जहाँ पर ये जुड़ते हैं, डेट इज हुक, एंड एक ये पूरी इसकी बेसल बॉडी। फिलामेंट हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये एक्सटेंड करता है पूरे सेल सरफेस से लेकर के बाहर की तरफ।
अगर फ्लैजला को अगर हम छोड़ें कि जो हमारे मतलब क्या कह रहे हैं मोटाइल मतलब मूवमेंट में जो हेल्प कर रहे हैं लोकोमोशन में बेसिकली, तो पिली एंड फिम्ब्री भी एक सरफेस स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया में जो कि मोटिलिटी में हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं करती है, उनका कोई रोल नहीं होता है। बट हाँ पिली क्या है, तो ये एक स्पेशल इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बनी रहती है। और फिम्ब्रे जो होते हैं वो स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से स्प्राउट आउट रहते हैं। कुछ बैक्टीरियाज में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने में, जैसे कि रॉक्स पर अटैच करने के लिए या फिर होस्ट टिश्यूज़ में अटैच करने के लिए ये जो फिम्ब्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो उनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, बट ओनली इन फ्यू बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट इज आर राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। देखते हैं, तो ये भी आपके प्रोकैरियोट्स का ही है। तो जैसा कि हमारे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, तो आपके राइबोसोम्स जो होते हैं वो कैसे एसोसिएटेड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के। ये हमारे अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर के साइज़ के रहते हैं और ये 2 सब यूनिट से जुड़ करके बने होते हैं। देखो राइबोसोम का स्ट्रक्चर जब भी पढ़ोगे, अपर हेड थोड़ा छोटा होता है, लोअर हेड थोड़ा बड़ा होता है। मतलब ये हो जाएगा 30S एंड दिस विल बी योर 50S। इसलिए यहाँ पे जब ये वाला जो पार्ट होता है इसको बस हम कवर नहीं करते हैं, इसको रेडबर्ग्स यूनिट करके कुछ बोलते हैं बेटा। एंड ओवरऑल ये बन जाते हैं 70S के। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कितने के होते हैं, 70S। बट उसके जो सब यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं 50S और एक होते हैं 30S। इसको लार्जर सब यूनिट बोला जाता है और इसको स्मॉलर सब यूनिट बोला जाता है। राइबोसोम्स भी हमारे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और कुछ राइबोसोम्स क्या करते हैं, एक साथ जब जैसे देखो ये चेन के फॉर्म में रहेंगे, जब भी अटैच करेंगे तो ये चेन के फॉर्म में रहते हैं। तो वो अटैच करते हैं किससे, एक सिंगल mRNA स्ट्रैंड पे, और क्या बनाते हैं, पॉली राइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम। और राइबोसोम्स जो होता है पॉलीजोम का, यही ट्रांसलेट करता है किसको, mRNA को प्रोटीन्स में, और यहाँ से प्रोटीन का ये सिंथेसिस कर पाता है। तो राइबोसोम क्या कर रहा है, आपके प्रोटीन को बना रहा है, लेकिन किसके हेल्प से बना रहा है, तो जो mRNA है, ठीक है, मैसेंजर RNA उसको बोलते हैं, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आ जाओ इंक्लूजन बॉडी। तो ये क्या होती है, रिजर्व मटेरियल होती है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि ये स्टोर क्या करते हैं हमारे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सॉरी साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रहते हैं, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। इनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में रह सकते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्युअल्स हो गए, साइनोफाइसिन हो गए ग्रैन्युअल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्युअल्स हो गए। मतलब जो भी आपके ग्रैन्युअल्स है, या फिर कह सकते हैं एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के कंपाउंड है, तो डैट इज़ नोन एज इंक्लूजन बॉडीज़। कुछ गैस वैक्यूल्स भी आपके पाए जाते हैं, किसमें, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, डैट इज़ ऑल्सो योर इंक्लूजन बॉडीज। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स खत्म होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ये समझते हैं यूकैरियोटिक क्या है। अब देखो, यू मतलब क्या होता है, एडवांस्ड, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। अब इसके पास क्या आ चुका है, एडवांस न्यूक्लियस आ चुकी है। तो यूकैरियोटिक में आपके कौन कौन से आ रहे थे, तो प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। मतलब अभी तक हमने सिर्फ किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, किस सेल की, तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी आए थे। अब उसके बाद से जो हमारे 4 किंगडम है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे देखो, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हमारे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन रहेगी। मतलब कि ये पूरा क्या होता है, ऐसे डिविडेड रहेगा, क्लियरली कंपार्टमेंट दिखेंगे, किसके, साइटोप्लाज्म के। किसके प्रेजेंस की वजह से, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, एक मिनट, हाँ, कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखेंगे आपको साइटोप्लाज्म की, बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं आपके क्या करते हैं, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है, किसके साथ, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ प्रेजेंट होती है। और इसके एडिशन में और बेटा अगर मैं बात करूँ, तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है किस फॉर्म में, क्रोमोसोम्स में। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोटिस्टा के, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इनके आपके सेल्स सेम हो। तो प्लांट और एनिमल सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, डिफर करते हैं अपने फॉर्मर, जो अपने सेल वॉल्स पोजेस करते हैं। प्लास्टिड्स होती है प्लांट के पास, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होती है, बट ये सारी चीज़ें किस में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में। लेकिन अगर वही हम दूसरी तरफ देखें तो एनिमल सेल्स के पास क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है, जो कि एब्सेंट होती है हमारे ऑलमोस्ट सारे प्लांट सेल्स में, किसी में भी वो प्रेजेंट
नहीं होती है। अब देखो जो वैक्यूल होता है इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बट एनिमल में बहुत ही लाइक पेरीफेरी पे छोटा सा एक स्मॉल वेसिकल के फॉर्म में वैक्यूल्स लोकेटेड होते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स गो थ्रू द इमेज। ये क्या होगा देख के बताओ, ये प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा? बड़ा सा वैक्यूल है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, तो दैट विल बी योर प्लांट सेल। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप है। अब न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हाँ यहाँ से आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा किसको कहते हैं? देखो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई, इसके ऊपर अगर ये दाने 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 जैसे जिस चीज़ देख रही है तो इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज योर राइबोसोम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। और अगर वो नहीं प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा और आपके क्या प्रेजेंट होंगे? तो गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स स्कैटर्ड फॉर्म में, फिर आपके क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट देंगे, साइटोप्लाज्म पूरा पूरा साइटोप्लाज्म होगा, पेरोक्सिसोम्स होंगे, ये वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, है ना। तो ये सारे आपके लाइसोसोम होंगे, तो ये सारे आपके क्या हो गए? सेल ऑर्गेनल्स, मतलब इनर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें मैं अगर ये कवरिंग की बात करूँ तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपके क्या होंगी? मिडिल लैमेला एंड देन सेल वॉल, ठीक है। हाँ और देखो अब यहाँ पे ओपनिंग्स के फॉर्म में क्या रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि आपके एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से कुछ भी लेके आना और लेके जाने की काम करती है। देखो यहाँ पे बीच बीच में क्या है? परफोरेशन है, मतलब गैप से छेद है, एक तरह का होल प्रेजेंट है, तो दैट इज योर परफोरेशंस, ठीक है। तो दिस इज योर प्लांट सेल। इस डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत सुंदर सी डायग्राम है, इसको समझना भी बहुत आसान है और एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स का हम फंक्शन भी समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक है हमारा फिर अब ये एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में भी हम किससे शुरू करते हैं? न्यूक्लियस से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियस हुआ, ये रहा हमारा प्यारा सा छोटू सा न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये बताओ प्लांट और एनिमल क्या सेम सेम दिख रहा है? नहीं मैम नहीं है सेम, हाँ बिल्कुल ये सेम नहीं है, ये डिफरेंस इसमें प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या इसमें राइबोसोम होगा या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होंगे? मैम ऑफ कोर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, मेरे बच्चे स्मार्ट है ना। एंड दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद आपके क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, गोल्गी एपरेटस। अब देखो सरफेस पे ऐसे माइक्रोविलाइज भी होते हैं, ऑर्गेनल्स आपके हो गए। हाँ ट्यूब्यूल्स ये सब भी होते हैं, देखो यहाँ पे है बट उसको लेबलिंग नहीं की गई है, बट दैट ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, ओके वो भी प्रेजेंट होता है। और ये सारा किस में प्रेजेंट रहेगा? हमारे साइटोप्लाज्म में। और इसमें जो कवरिंग होगी वो सिर्फ किसकी रहेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहीं पे भी सेल वॉल दिखा नहीं, तो एनिमल सेल में आपके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगे, ना ही मिडिल लेमेला होगी, ना ही वैक्यूल होंगे, तो ना ही क्लोरोप्लास्ट होंगे जिसको हम लोग प्लास्टिड बोल रहे हैं, तो प्लास्टिड भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए अब एक एक करके हम क्या करते हैं? ऑर्गेनल्स को समझते हैं और उसके फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आएगा? सेल मेम्ब्रेन, मतलब सबसे बाहर वाला। तो जो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है इस मेम्ब्रेन की, इसको कब स्टडी किया गया था? जब हमारे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई 1950s में। देखो उससे ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं स्टडी की गई थी, बिल्कुल की गई थी, बट डिटेल स्टडी मतलब जो कि हमारी क्या हुई, सक्सेस रेट उसका अच्छा रहा, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे केमिकल स्टडीज़ की गई सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली हमारे ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBCs पे, तो यहाँ से क्या किया साइंटिस्ट मतलब डिडक्ट कर पाए कि जो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देन इस स्टडीज से हमें क्या पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो बेसिकली मेनली किस चीज़ से बने रहते हैं? तो डैट इज़ फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। चलिए देखेंगे। तो जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। और ये कैसे अरेंज रहते हैं? दोनों, मतलब दोनों तरफ से रहते हैं, मतलब डैट इज बाई
लेयर। और जो लिपिड्स होते हैं ये अरेंज भी रहते हैं किसके अंदर, हमारे मेम्ब्रेन्स के अंदर, जिसमें हमारे पोलर हेड जो होते हैं कहाँ होते हैं, आउटर साइड होते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक जो टेल होते हैं वो इनर साइड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोलर भी दे दिया है, हाइड्रोफोबिक भी दिया है। इसका क्या मतलब है, नॉन पोलर का क्या मतलब होता है, देखो पोलर का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी नहीं पसंद है। ठीक है, तो जो इसके जो नॉन पोलर टेल होते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं इसको कहाँ से, एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब जो भी वाटरी इन्वायरमेंट होती है उससे। साथ ही साथ हमारी जो फॉस्फोलिपिड होती है मेम्ब्रेन में और क्या प्रेजेंट होती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है। बाद में देखा गया तो जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें हमारी क्या प्रेजेंट होती है, तो प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होती है। प्रोटीन की रेशियो और लिपिड की रेशियो जो होती है वैरी करती है हमारे डिफरेंट सेल टाइप से। तो ह्यूमन बींग्स में जो अगर मैं बात करूँ तो आपके मेम्ब्रेन एरिथ्रोसाइट्स में तो अप्रॉक्सीमेटली 42% प्रोटीन ही होती है, 52%, एंड 40% आपकी क्या प्रेजेंट होती है, लिपिड्स प्रेजेंट होती है। और ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन को, तो उससे हमारा इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन भी पता चलता है। देखो इंटेग्रल प्रोटीन ये रहा जो पूरे सरफेस पे, पेरिफेरल जो आपको एंडिंग्स बाहर बस दिख रहा है प्रोटीन, दैट इज योर पेरिफेरल प्रोटीन। देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इसको दिया है किसने, हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। चलिए देखते हैं। अब देखो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है ना वो कहाँ रहती है, तो सरफेस पे ही प्रेजेंट रहती है मेम्ब्रेन में। देखो ये सरफेस पे है, सरफेस के बाहर है, जैसे आपके हेयर हो गए बॉडी में, है ना। जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती है वो क्या रहती है, पार्शियली और टोटली हमारी बरीड रहती है मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे आपके पूरे ऑर्गन्स है शरीर के अंदर, आपके पूरे अंदर के स्किन हो गया, तो डैट इज़ योर टोटली बरीड इनसाइड योर बॉडी। तो इस तरीके से आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। यहाँ ये शुगर हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के भी 3 टाइप्स होते हैं, आगे बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, ठीक है तब देखेंगे। फिर पेरिफेरल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर एंड इंटेग्रल प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इस मॉडल को यही मॉडल दिया गया था और बताया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये जो आप हेड देख रहे हो दिस इज, ये जो पूरा हेड देख रहे हो दिस इज पोलर, मतलब हाइड्रोफिलिक होती है, और जो इसकी टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, दैट मीन्स नॉन पोलर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो इम्प्रूव मॉडल स्ट्रक्चर जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का वो किसने प्रपोज किया, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इसको समझना काफ़ी इजी पड़ा, डैट इज़ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और इसके अकॉर्डिंग जो कॉसी फ्लूइड नेचर होती है लिपिड की वो क्या करती है, प्रोटीन मतलब लेटरल मूवमेंट प्रोटीन्स की अलाउ करती है अपने ओवरऑल बाई लेयर के अंदर, और यही एबिलिटी की वजह से जो हमारी जो मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। और जो फ्लूइड नेचर होता है हमारी मेम्ब्रेन की ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन, जैसे कि सेल ग्रोथ के अगर हम देखें उसके फंक्शन की वजह से तो हमारी फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद इंटरसेलुलर जंक्शंस का बनना काफ़ी ज़रूरी है, सिक्रीशंस होना ज़रूरी है, वरना सेल में क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी और सेल मर जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे आउटर पार्ट को मतलब जो हमारा रक्षा कवच होता है उसे बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है जो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करे, है ना। फिर एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीज़न होने में ये हेल्प करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि हमारे क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब देखो अब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना वो कैसी होती है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिर्फ वो कुछ मॉलिक्यूल्स को ही क्या करती है, वो अपने मतलब या तो आइदर साइड आने देती है या फिर बाहर जाने देती है। जो बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रीफली हमारे मेम्ब्रेन से बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के जो मूव कर पाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हमारे कुछ सॉल्यूट्स होते हैं ये हमारा ईजिली क्या कर सकते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर। अब देखो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर क्या होता है, कहीं ज़्यादा से कहीं कम की तरफ मूव करना। कभी देखा है झरने को बहते हुए, वाटर मूवमेंट देखा है, आप जब ब्रीदिंग करते हो तब देखा है, तो डैट इज अ मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में वो हो रही है। जैसे कि वाटर,
जब ये मूव करती है हमारे मेम्ब्रेन में तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो ऐसे मूवमेंट, वाटर डिफ्यूजन के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस हो रही है। वैसे ही हमारे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो है पास नहीं कर पाते हैं, किसके थ्रू, तो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के लिए। तो उनको क्या चाहिए, एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनकी जो मेम्ब्रेन है उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए दूसरे साइड। तो वहाँ पे कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं मेम्ब्रेन के अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि हमारे एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं। इसमें हमारी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये हमारी बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के ये हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो हमारे बॉडी में जो सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब वो खुद में हो जाएगी, उस वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगी। बट जहाँ हमारे आयंस को ट्रैवल करना पड़ता है, दे नीड एनर्जी, वो खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, कमिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टू दी, चलिए देखते हैं सेल वॉल। अब देखें, जैसे कि अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो जो नॉन लिविंग में रिजिड स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल वॉल। एक ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, जो कि एक आउटर कवरिंग बनाती है, किसके लिए, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के लिए, एक फंगस में और प्लांट सेल में। सेल वॉल जो होती है सिर्फ शेप ही नहीं देती है सेल को, बट साथ ही साथ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से भी। उसके अलावा ये हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, एक बैरियर को प्रोवाइड करती है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये आने नहीं देती है। जैसे एल्गी के पास जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहेंगे। लेकिन वही में प्लांट्स में आओ तो प्लांट्स के सेल वॉल अलग चीज़ों से बने होते हैं, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। तो सेल वॉल जो होता है एक यंग प्लांट में, तो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें, मतलब प्राइमरी वॉल होती है जिसमें केपेबल होती है वो ग्रोथ की। जैसे जैसे ये सेल इसकी क्या हो जाती है, मैच्योर होने लगती है, तो उसमें फिर क्या बन जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड वो प्रेजेंट होती है। और फिर लास्टली हमारे क्या होती है, एक मिडिल लेयर की, मिडिल लैमेला लेयर की बेसिकली कह सकते हैं फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, जो कि क्या करती है, जोड़ करके हमें रखती है जो भी डिफरेंट नेबरिंग सेल्स होते हैं एक साथ। और सेल वॉल और मिडिल लैमेला जो होती है ये ट्रांसवर्स रहते हैं किसके द्वारा, तो प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि कनेक्ट करती है साइटोप्लाज्म में नेबरिंग सेल से, मतलब आपके बगल वाले सेल से कनेक्ट करने का काम करती है प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट आर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसको एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास से करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना यहाँ तक समझ में आया होगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन नेक्स्ट क्लास, सो वी विल डू दैट। हाँ, अब देखो अगर सेल समझ में आ गया है तो गो डू योर क्वेश्चन। सेल देखो सबसे इजी चैप्टर होता है, इसको समझना है, और इसको समझने का ना योर, देखो टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है कि शायद आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बट नीट के लिए मैं बता रही हूँ आपको लोअर लेवल ही काम आता है सच्ची, मतलब नॉट लाइक आप वो छोटी छोटी चीज़ आप भूल जाओगे। आप इतना ज़्यादा हायर लेवल पढ़ लेते हो ना, कभी कभी आप वो छोटी छोटी चीज़ भूल जाते हो, कह रहे यार मैंने, और वो सिली मिस्टेक्स होते हैं, दे आर नॉट द मेजर मिस्टेक्स ऑफ योर, मतलब आपने मेजर मिस्टेक नहीं किया होता, बट वो एक सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके क्या हुए, 5 मार्क्स चले जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे 5 चले जाते हैं, ठीक है। सो ओके, हैव अ गुड डे और अच्छे से प्रिपेयर करो, सी यू।